हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू केमिस्ट्री क्लासेस। क्लास 12th केमिस्ट्री प्लस नीट प्लस जे के सेगमेंट में मैं श्रवण कुमार आप सभी बच्चों का एक बार फिर से वेलकम करता हूं। बच्चों आज हमारा चैप्टर नंबर 2 सॉल्यूशन एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ का लेक्चर नंबर 23 है। ओके, हम लोगों ने जो लास्ट लेक्चर आपके सामने डिस्कस किया था उसके अंदर हम लोगों ने डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ नंबर 3 है, वो हमने कंप्लीट कर दी थी। उसका ग्राफ, उसका मैथमेटिकल पोर्शन और बाकी सारी डेफिनेशंस। ओके, अब एक लास्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बची है जिसका नाम है ऑस्मोटिक प्रेशर। ओके, वैसे तो मुझे डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट्स के ऊपर न्यूमेरिकल कराने थे, लेकिन पहले मैं चाह रहा हूँ कि ये जो लास्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है इसे कंप्लीट कर दें। ओके, ये चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ को कंप्लीट करके एक बार मैं इनका एक बार हल्का सा इनका रिवीजन करूंगा। इनके जो फॉर्मूली हमने आपके सामने ड्राइव कराई हैं, इनकी कंडीशंस वो आपके सामने रखूंगा। फिर दो न्यूमेरिकल या तीन न्यूमेरिकल इन सभी के ऊपर कराएंगे और फिर प्रीवियस ईयर नीट में, जेई में और बोर्ड में आए हुए जो क्वेश्चंस हैं वो मैं आप लोगों के सामने डिस्कस करूंगा स्टूडेंट्स। तो चलिए स्टूडेंट, हम लोग करते हैं शुरुआत। हम लोग 4th कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिस्कस करना चाहते हैं, तो आप लोग हेडिंग डाल लीजिएगा। 4th कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का नाम है ऑस्मोटिक प्रेशर। अब ये ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है स्टूडेंट, हमें यहां पर पढ़ना है ऑस्मोटिक प्रेशर। ओके, देखिए ऑस्मोटिक प्रेशर 4th कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। 4th नाम ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर को समझने के लिए आपको सबसे पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है वो समझनी पड़ेगी, जिसका नाम है ऑस्मोसिस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑस्मोसिस? देखिए, वैसे तो ये टॉपिक एक बायोलॉजी के अंदर चैप्टर है सेल बायोलॉजी, साइटोलॉजी हम लोग उसे बोलते हैं। ठीक है, तो सेल के अंदर ये एक टॉपिक आता है ऑस्मोसिस का फिनोमिना। ऑस्मोसिस बायोलॉजी वाले स्टूडेंट अच्छी तरह समझ सकते हैं क्योंकि ये उनके चैप्टर में आया हुआ टॉपिक है। ओके, 11th क्लास वाले पोर्शन में। अब आप कहेंगे कि जो मैथमेटिक्स स्ट्रीम वाले स्टूडेंट हैं वो इस चीज़ को कैसे समझेंगे? ठीक है, देखिए बहुत ही आसान सी बात है स्टूडेंट। ऑस्मोसिस का मतलब एक तरह से मानिए फिल्टर करना, फिल्ट्रेशन। ठीक है, किसी भी सॉल्यूशन में फिल्ट्रेशन करना। क्या करते हैं, क्या होता है? अगर हम लोग एक कंटेनर है कोई भी, और उस कंटेनर में आप लोग ये डायग्राम स्केल से बनाएंगे स्टूडेंट। डायग्राम कोई भी हो जिसमें स्ट्रेट लाइन है उसे स्केल से बनाएं आप लोग। ये एक कंटेनर है, ठीक है। इस कंटेनर में हमने एक मेम्ब्रेन लगाई। मेम्ब्रेन का मतलब होता है एक फिल्टर पेपर। तो इस कंटेनर के बिल्कुल बीचों बीच हमने क्या कर लिया, एक मेम्ब्रेन यहां पर फिट कर दी। ये ओके, इस मेम्ब्रेन का नाम होता है, ये जो मेम्ब्रेन है इसका नाम होता है SPM, फुल फॉर्म सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ठीक है। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, परमेबल वर्ड का मतलब होता है कोई भी चीज जब फिल्टर होता है, ठीक है। परमिट से बना परमेबल, फिल्टर हो जाना, ठीक है। सेमी का मतलब हाफ,
मतलब ये एक ऐसा फिल्टर है, ठीक है, आप लोग इसे फिल्टर भी बोल सकते हैं। लेकिन बच्चों ये नॉर्मल फिल्टर नहीं है, एक ऐसा फिल्टर है जो कुछ सिलेक्टेड पार्टिकल को, मतलब हाफ को, कुछ पार्टिकल को अपने अंदर से पास होने देगा और कुछ को नहीं होने देगा। सेमी का मतलब हाफ, हाफ परमेबल है, ठीक है। तो क्या किया हमने, इस मेम्ब्रेन के एक साइड तो हमने रख दिया एक ऐसा सॉल्यूशन, हमने दो अलग अलग सॉल्यूशन हमने यहां पर रख दिया बच्चों, ये एक ऐसा सॉल्यूशन जिसकी कंसंट्रेशन क्या है, लो, ठीक है, जिसकी कंसंट्रेशन लो है, ठीक। और इसके अपोजिट साइड हमने एक ऐसा सॉल्यूशन रख दिया जिसकी कंसंट्रेशन हाई है, ठीक है। तो हमने क्या किया, इन दोनों सॉल्यूशंस को एक दूसरे के बिल्कुल पैरेलल रख दिया ऐसे करके। स्टार्टिंग में ये एक थ्योरेटिकल सा पार्ट है, टॉपिक है, तो ये भी हमें समझना पड़ेगा। ये तो इस साइड जो सॉल्यूशन है, आप कह सकते हैं इसकी कंसंट्रेशन कैसी है बच्चों, हाई, ठीक है। अच्छा, ऐसा सॉल्यूशन जिसकी कंसंट्रेशन कम है, इसका एक और नाम है, इसे हम लोग कह सकते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, और दूसरे वाले को हम लोग कह सकते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक, ठीक है। अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको समझना पड़ेगा बच्चों, यहां पर कंसंट्रेशन इज इक्वल टू होता है मोल अपॉन वॉल्यूम। मोल किसके, सोल्यूट के, वॉल्यूम किसका, सॉल्वेंट का। तो अगर इस साइड की कंसंट्रेशन कम है, कंसंट्रेशन कम, तो सॉल्वेंट का वॉल्यूम ज्यादा, तो कह सकते हैं लो कंसंट्रेशन का मतलब सॉल्वेंट इज मोर, यहां पर सॉल्वेंट ज्यादा है। और हाई कंसंट्रेशन का मतलब सॉल्वेंट इज लेस, यहां पर सॉल्वेंट कम है, ठीक। अब पानी मतलब सॉल्वेंट, वाटर की एक टेंडेंसी होती है कि वाटर जहां पर ज्यादा होता है वहां से कम की तरफ मूव करता है, मतलब इधर से इधर पानी का मोशन होगा, क्योंकि यहां पर केवल पानी ही मूव कर सकता है, क्योंकि ये जो मेम्ब्रेन है, ये जो फिल्टर है, ये फिल्टर केवल पानी को तो अलाउड करेगा अपने में से पास होने के लिए, लेकिन सोल्यूट को अलाउड नहीं करेगा। इसीलिए इस मेम्ब्रेन का नाम क्या है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ठीक। तो वाटर का फ्लो होगा इधर से इधर, ये, और इसी वाटर के फ्लो को हम लोग क्या बोलते हैं, इसे ही हम लोग बोलते हैं ऑस्मोसिस, ठीक है। यही फिनोमेना कहलाता है ऑस्मोसिस। तो डायग्राम को आप लोग बहुत अच्छे से, ठीक है, कोशिश करें पूरे पेपर पर बनाए, बिल्कुल इलेबोरेट करके, बिल्कुल अच्छे से कलर डायग्राम बनाए, अच्छा डायग्राम बनाए। तो पहले
ऑस्मोसिस के डेफिनेशन लेते हैं। ऑस्मोसिस क्या है? तो पहले क्या आएगा? ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस, ठीक है। वैसे तो उसकी कई सारे डेफिनेशन है, लेकिन क्या पॉइंट है? पहला पॉइंट, द फिनोमिना in which flow of solvent from low concentration to high concentration is occur through semi-permeable membrane is called ऑस्मोसिस। ठीक है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? ऑस्मोसिस। फिर रिपीट कर रहा हूं, द फिनोमिना इन विच फ्लो ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन इज अकर थ्रू एसपीएम। ये वर्ड मेंशन करना कंपलसरी है। थ्रू एसपीएम इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। इसे हम लोग ऑस्मोसिस बोलते हैं। अच्छा, एक और डेफिनेशन भी हम लोग लिख सकते हैं। डेफिनेशन नंबर 2 क्या है? फ्लो ऑफ पार्टिकल फ्रॉम hypotonic solution to hypertonic solution through SPM is called ऑस्मोसिस। ठीक है, इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? ऑस्मोसिस बोलते हैं। तो डेफिनेशन कुछ भी हो सकती है, आपको बस उसका मीनिंग समझ में आना चाहिए। अगर आपको मीनिंग समझ में आ रहा है तो डेफिनेशन आप लोग अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए ये बात तो श्योर है कि यहाँ पर केवल कुछ सिलेक्टेड पार्टिकल का ही फ्लो होगा, सबका फ्लो नहीं होगा। और वो सिलेक्टेड पार्टिकल कौन सा होगा? जिसका साइज, पार्टिकल साइज छोटा होगा। पार्टिकल साइज सॉल्वेंट का बहुत छोटा होता है, सॉल्यूट का बड़ा होता है। ठीक, यही कारण है सॉल्वेंट जब प्योर होता है तो हमें बिल्कुल ट्रांसपेरेंट दिखाई देता है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट। और जैसे ही कुछ सॉल्यूट उसके अंदर ऐड कर देते हैं तो थोड़ा सा वो धुंधला हो जाता है, ओपेक टाइप हो जाता है। समझ गए स्टूडेंट? तो पार्टिकल साइज सॉल्वेंट का कम होता है, इसलिए सॉल्वेंट इस फिल्टर को क्रॉस कर लेते हैं, क्योंकि फिल्टर के जो पोर हैं उनका साइज बहुत कम है। वो केवल सिलेक्टेड पार्टिकल को अपने अंदर से पास होने देगा। ठीक है, और इसकी हमारी डेली लाइफ में बहुत सारी एप्लीकेशंस भी है। ठीक है, वो भी इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों क्या कॉन्सेप्ट है? फ्लो ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन थ्रू एसपीएम इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। या फिर फ्लो ऑफ पार्टिकल जो भी मूव कर रहा है, और जनरली सॉल्वेंट ही मूव करेगा, तो फ्लो ऑफ पार्टिकल फ्रॉम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन टू हाइपरटोनिक सॉल्यूशन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। तो ये तो ऑस्मोसिस की डेफिनेशन है। अब ये ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, ठीक है, ये समझाएंगे आपको। तो पहले आप लोग वीडियो स्टॉप करके इस पूरे पोर्शन को नोट कर लीजिएगा, अच्छे से नोट करिएगा, समझ के नोट करिएगा। ठीक है,
तभी आप लोग ऑस्मोटिक प्रेशर समझ पाएंगे। ठीक है, कर लीजिएगा नोट स्टूडेंट। तो बच्चों आप लोग ये डेफिनेशन समझ गए होंगे, आप लोगों ने नोट भी कर लिया होगा। ठीक है, तो अब मैं आप लोगों के सामने ऑस्मोटिक प्रेशर को डिफाइन करने जा रहा हूं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, चलिए इसे रफ करके हम लोग एक बार ऑस्मोटिक प्रेशर को डिफाइन कर लेते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। देखिए ये सामने आपके जो बना हुआ है डायग्राम, इसी डायग्राम को मुझे रिकंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, थोड़ा सा दोबारा बनाना पड़ेगा, लेकिन इस बार इतना ज़्यादा नहीं बनाना पड़ेगा, इस बार हल्का सा। ठीक है, समझाने के लिए केवल। तो मुझे आपको समझाना है ओपी। ओपी, O.P। ओपी के अंदर पहला कॉन्सेप्ट तो ये है, क्योंकि हर फॉर्मूले का या हर वर्ड का एक मीनिंग होता है, डिनोटेड बाय पाई। ऑस्मोटिक प्रेशर को हम लोग पाई से नोट करते हैं। ठीक है, समझ गए बच्चों? या तो पाई से, या कभी कभी हम लोग इसे फाई से भी नोट करते हैं। फाई, ये इन दोनों में से आप कोई भी सिंबल यूज कर सकते हैं। कुछ बुक्स ऐसी हैं जो पाई से डिनोट करते हैं और कुछ बुक इसे फाई से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये इसका सिंबल है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पी से डिनोट कर दीजिएगा क्योंकि प्रेशर है ये। ठीक है, तो ये जो मैंने आपके सामने अभी कुछ देर पहले डायग्राम बनाया था, तो इस डायग्राम के अंदर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है बस। ये कंटेनर है, ये इसके बीचों बीच क्या है बच्चों? एसपीएम मतलब सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, एसपीएम। इधर लो कंसंट्रेशन है, ठीक, और इधर हाई कंसंट्रेशन है। यह कह दीजिए इधर हाइपोटोनिक और इधर हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, ये कंडीशन है। तो ये जो ऑस्मोसिस का फिनोमिना है कैसे होता है? ये होता है इधर से इधर। ठीक है, इधर से इधर ऐसे चलता है। अगर मुझे इस ऑस्मोसिस के फिनोमिना को रोकना है, स्टॉप करना है, ये जो पानी का फ्लो हो रहा है इधर से इधर, इसे रोकना है, तो मुझे प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा इस साइड। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस साइड मुझे एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा, एक्सटर्नल प्रेशर। बाहर से मुझे प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा, और इसी एक्सटर्नल प्रेशर को हम लोग क्या बोलते हैं? ओपी बोलते हैं। इतना प्रेशर जो इस वाटर फ्लो को रोक दे, स्टॉप कर दे, दैट इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। समझ गए बात को? तो कह सकते हैं इसके अंदर, लिखिए, द एक्सटर्नल प्रेशर applied on higher concentration solution, higher
concentration solution, higher concentration solution which stop the phenomena of ऑस्मोसिस, जो ऑस्मोसिस के फिनोमिना को रोक दे, स्टॉप कर दे, उसे हम लोग बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर, इसे बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑब्वियसली जिधर पानी जा रहा है प्रेशर तो उधर लगाना पड़ेगा ना, तभी तो ये फ्लो रुक जाएगा वहीं का वहीं। ठीक है, इसे बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर को फाइंड आउट कैसे करते हैं? इट कैन बी फाइंड आउट बाय द इक्वेशन PV इज इक्वल टू nRT। इसे हम लोग इस इक्वेशन से पता लगा सकते हैं। ठीक है, अब ये जो इक्वेशन है इसमें ये प्रेशर है, ये वॉल्यूम है, ये नंबर ऑफ मोल्स है, ये गैस कांस्टेंट हुआ करता था जब इसे गैस के बारे में अप्लाई करते हैं। स्टेट ऑफ मैटर में आपने पढ़ा भी होगा लास्ट ईयर 11th क्लास में। और T यहाँ पर है टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पर ये फिनोमिना ऑपरेट हो रहा है ये वो टेम्परेचर है। तो इस फॉर्मूले की फिर अलग अलग कंडीशन है, वो कंडीशन भी मुझे आपको समझानी है, लेकिन पहले आप लोग वीडियो स्टॉप करके इस पोर्शन को यहाँ तक नोट कर लीजिएगा। तो ऑस्मोटिक प्रेशर मैंने आपको 2 सेगमेंट में पढ़ाया। सबसे पहले मैंने समझाया आपको ऑस्मोसिस क्या होता है, डायग्राम से समझाया। वीडियो को बार बार देखकर समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है, और इतना डिफिकल्ट कोई ये टॉपिक नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बायोलॉजी वाले स्टूडेंट ही से कर सकते हैं, मैथ्स वाले नहीं कर सकते, या फिर मैथ्स वाले ही कर सकते हैं, बायोलॉजी वाले नहीं कर सकते। ठीक है, कर सकते हैं, सभी कर सकते हैं, क्योंकि आसान टॉपिक है बहुत, और हमने बहुत ही आसान लैंग्वेज में, ईजी लैंग्वेज में ये टॉपिक आप तक पहुंचाया है। ठीक है, तो आप सभी स्टूडेंट, आप सभी बच्चे इस पोर्शन को नोट करिएगा। ठीक है, उसके बाद मैं ये जो फॉर्मूला आपके सामने है ये वाला, इसके अलग अलग फॉर्म आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूँ। ठीक है, करिए नोट आप लोग सभी स्टूडेंट। देखिए स्टूडेंट, ये फॉर्मूला है, इसकी अलग अलग कंडीशन में आपके सामने यहाँ पर डिस्कस करने जा रहा हूँ। ओके, देखिए फॉर्मूला क्या है हमारा, जो मेन फॉर्मूला है वो ये है। मेन फॉर्मूला है PV इज इक्वल टू nRT। ठीक है, अब पहली कंडीशन देखिए इसकी, कंडीशन नंबर 1। अगर हम लोग प्रेशर को डिनोट करते हैं पाई से, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा पाई इंटू वी इज इक्वल टू nRT। तो एक फॉर्मूला तो हम लोग अप्लाई करते हैं ऐसे। कंडीशन नंबर 2, सेकेंड कंडीशन क्या है कि अगर मैं n/v इज इक्वल टू पुट कर दूं c, क्योंकि v को जब मैं इसके अपॉन में लेके जाऊंगा n के, तो ये n/v मतलब क्या हो जाएगा? कंसंट्रेशन, मोल अपॉन वॉल्यूम कंसंट्रेशन। और इसे हम लोग मोलैरिटी भी बोलते हैं कभी कभी, एक ही बात है।
तो एक फॉर्मूला बन जाएगा इसका ये, पाई इज इक्वल टू सी डॉट आर डॉट टी। ठीक है, फॉर्मूला नंबर 2। तीसरे नंबर पर, नंबर थर्ड नंबर पर अगर हम लोग ये मान के चलें कि ये जो n आपको दे रखा है, n इज इक्वल टू W अपॉन m, मास अपॉन मोलर मास। तो एक फॉर्मूला आपके सामने बनेगा ये, पाई इज इक्वल टू, ठीक है, इसे v को भी इसके अपॉन में लेके जाइए, इसके W अपॉन m अपॉन v डॉट r डॉट t। मतलब इस फॉर्मूले को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, पाई इज इक्वल टू W इंटू आर इंटू टी अपॉन v इंटू m। ये फॉर्मूला भी आप लोग न्यूमेरिकल कंडीशन में यूज कर सकते हो। 3 तो ये बन गए आपके सामने। एक फोर्थ कंडीशन है, अगर मास अपॉन वॉल्यूम ले ले, W अपॉन V इज इक्वल टू होता है डेंसिटी, तो फॉर्मूला आपका एक और बनेगा, पाई इज इक्वल टू डी आर टी अपॉन एम। कभी कभी सॉल्यूशन की डेंसिटी गिवन होती है, तो स्टूडेंट ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूली, पहला ये, उसके बाद में ये, उसके बाद में ये, और उसके बाद में ये, कुछ कंडीशन बेस्ड फॉर्मूले हैं। अगर न्यूमेरिकल में अलग अलग कंडीशन गिवन हो तो कैसे हम लोग अप्लाई करेंगे। अब यहां पर अगर आप जाने पाई क्या है, वी क्या है, एन क्या है, डब्ल्यू क्या है, एम क्या है, सी क्या है, आर क्या है और टी क्या है। पाई को तो हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, ऑस्मोटिक प्रेशर, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स किसके, सोल्यूट के, वेट ऑफ सॉल्वेंट, मोलर मास, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन अगर गिवन हो, ठीक है, और आर को हम लोग यहां पर बोलेंगे सॉल्यूशन कांस्टेंट। वहां पर गैस कांस्टेंट बोलते थे, यहां पर सॉल्यूशन कांस्टेंट। सॉल्यूशन कांस्टेंट और आर की वैल्यू यहां भी वही होगी जो वहां पर थी, 0.0821। टी टेम्परेचर है इन केल्विन। वॉल्यूम हमेशा लेना है इन लीटर, ठीक है। ये सारी की सारी वैल्यूज आपको पता है। और एक चीज और यहां पर बची है, डी, डेंसिटी। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है स्टूडेंट। तो ये है ऑस्मोटिक प्रेशर, ये आपकी फोर्थ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। इसकी ये अलग अलग फॉर्म है, ठीक है। न्यूमेरिकल जैसा भी होगा उसी न्यूमेरिकल में हम लोग उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे, मूव करेंगे। तो वीडियो स्टॉप करके सभी बच्चे ध्यान से नोट कर लें, ठीक है। इसकी जो डिफरेंट फॉर्मूलीज हैं इन्हें नोट कर लें, ये इसकी वैल्यूज हैं इन्हें नोट कर लें, और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे बच्चों। तो स्टूडेंट आज के लेक्चर को तो हम लोग कंप्लीट करते हैं यहीं पर, ठीक है। और जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसके अंदर मैं कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लिखूंगा इस
ऑस्मोटिक प्रेशर के रिगार्डिंग, और एक टॉपिक और बचता है इसके अंदर, वो कंप्लीट कराऊंगा आपको। और ये सारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज पूरी हो जाएंगी नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। फिर मैं आपको एक लेक्चर प्रोवाइड करूंगा, इसके कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं, ठीक है, कुछ प्रीवियस ईयर बोर्ड के, कुछ नीट के, कुछ जेई के, तो अलग अलग जो लेवल के जो क्वेश्चन है वो आपके सामने डिस्कस किए जाएंगे। तो चलिए स्टूडेंट, आज के लेक्चर को यहीं पर कंप्लीट करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। इस जो आपका कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का जो पूरा फॉर्मेट या पूरा टॉपिक चल रहा है, इसके लास्ट लेक्चर में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।